अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द फ्री एनर्जी चेंज। डेल जी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने इंट्रॉपी का डिटेल टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रॉपी के बारे में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड इंट्रॉपी भी पढ़ा था, इसके अलावा जो है वो इंट्रॉपी चेंज भी पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा कि जो टोटल इंट्रॉपी चेंज है वो क्या होती है और कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कब जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताती है, ठीक है। मतलब रिएक्शन जो है वो कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसमें भी हमने बेसिकली रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी ही पढ़नी है। क्लियर हो गया? तो चलो यहाँ पे देखो, टू डिटर्मिन वेदर द केमिकल रिएक्शन इज लाइकली टू बी अ स्पॉन्टेनियस वी यूज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी से। हमें ये बताना हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इससे पहले याद रखो हमने जो है वो एंट्रोपी चेंज पढ़ा था, टोटल एंट्रोपी, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर टोटल एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? और अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस है और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर हो गया? तो हमने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी यहाँ पे बतानी है। क्लियर है? तो बेसिकली जैसे वहां पे भी कुछ फार्मूला था तो यहाँ पे भी बच्चों फार्मूला है। गिब्स एनर्जी का जो फार्मूला होता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी एंड डेल्टा एस टोटल। डेल एस क्या है, टोटल एंट्रोपी चेंज है। इससे पहले हमने पढ़ा है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग को प्लस करेंगे तो तब हमारे पास ये आता है। तो हमारे पास डेल्टा जी है दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर? अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ये किसके दरमियान में रिलेशन है, ये टेम्परेचर और डेल्टा एस के दरमियान में रिलेशन है, मतलब इनका प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या है कि मल्टीप्लाई द डेल एस नॉट टोटल, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने एंट्रोपी चेंज टोटल को बाय द एक्सप्रेशन माइनस टी। ठीक है? तो जब वो माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, टू गेट द एक्सप्रेशन विदाउट हैविंग टू कंसीडर द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज हमने पढ़नी है, ये मैं आपको बताती हूँ कि सराउंडिंग की टर्म उसने क्यों इस्तेमाल की है। तो उसने यहाँ पे क्या कहा है कि हमें एक्सप्रेशन मिलेगा गिब्स फ्री एनर्जी का, और क्या हमने करना है, विदाउट हैविंग टू कंसीडर द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। मतलब हमने जो है वो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज को जो है वो कंसीडर नहीं किया। इससे पहले आपको याद है हमने पढ़ा था कि सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव है तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होता। तो सराउंडिंग एंट्रोपी जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है? तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। बट यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें हमने जो है वो जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग है उसको कंसीडर नहीं करना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना है डेल एस नॉट टोटल को हमने एक्सप्रेशन माइनस टी से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू गेट एक्सप्रेशन विदाउट हैविंग टू कंसीडर एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। और वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से उसको हम बोलते हैं वो है गिब्स इक्वेशन। ठीक है? अब जैसे अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना उसी को इक्वेशन में लिखना है। हमने क्या लिखा है कि हमने मल्टीप्लाई करना है डेल एस नॉट को किससे, माइनस टी से। तो पहले हम जो है वो टोटल एंट्रोपी चेंज सिस्टम का लिख लेते हैं। वो क्या होता है, टोटल, आपको याद होगा कल हमने ये पढ़ा हुआ है, टोटल एंट्रोपी चेंज है वो इक्वल होता है सिस्टम की एंट्रोपी के प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी के। ठीक है? तो सराउंडिंग की बजाय हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल एच आर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। क्लियर हो गया? और आपके पास जो है ये पूरी इक्वेशन एक बन गई। अब आपने क्या करना है, ये है एक्सप्रेशन हमारे पास डेल्टा एस टोटल का। इस एक्सप्रेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस टी से। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस टी के साथ। क्लियर? तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ठीक है? इक्वल, यहां से भी माइनस टी मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा, माइनस टी डेल्टा एस नॉट सिस्टम। क्लियर? और यहां से जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी से कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा एच आर नॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको याद हो तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ये वाली जो वैल्यू है पूरी, ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये है बच्चों डेल्टा जी के, गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल है। ठीक है? अब अगर आप इसको अरेंज करो तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दो, माइनस की बाद में लिख लो, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एच आर माइनस टी डेल एस नॉट सिस्टम। क्लियर? यानी हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, डेल एच नॉट इज इक्वल टू डेल एच आर नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। क्लियर? तो ये हमारे पास बनेगी फाइनल इक्वेशन। अब याद है यहाँ पे स्टार्ट हमने क्या कहा था
कि हमने जो है वो टोटल एंट्रोपी को -T से मल्टीप्लाई करना है, वो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज को कंसीडर नहीं करना, तभी तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, बिकॉज जब हम T से मल्टीप्लाई करेंगे तो T यहाँ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनेगी, दिस इज कॉल्ड गिब्स इक्वेशन। इधर लिख लेते हैं, अगर हमारे पास जो है वो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर हमारे पास डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या होगा बच्चे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर? सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास डेल जी की वैल्यू यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यह आपने ध्यान से सुनना है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बट जो हमारे पास इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, जो वापस जाएगा रिएक्शन, बट जो हमारे पास रिवर्स होगा इसका, तो रिवर्स रिएक्शन हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, मे अकर है। क्लियर है? इसके अलावा थर्ड पे क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कंडीशन क्या होगी? अगर हमारे पास डेल जी की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इट मीन्स दैट कि हमारा सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। कौन सी हालत में होगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये बात बच्चों यहां से दोबारा मेरी सुन लो, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वैल्यू मीन नेगेटिव होगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मींस वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो जो इंडिकेटेड रिएक्शन होगा ना, जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी हमारे पास डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, फर्स्ट डायरेक्शन जो होगी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मींस वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। बट उसका अगर हम रिवर्स देखें ना, तो रिवर्स स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, इट्स मे बी अकर। अगर डेल जी की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? उसमें फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे एक जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। तो ये हमारे पास डाटा है, हमने जो है वो डेल जी नॉट फाइंड करना है फॉर अ रिएक्शन। कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या प्रोड्यूस करा है? Ca2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव। एक हमने डेल H नॉट फाइंड करना है, इसके अलावा डेल S नॉट फाइंड करना है, इसके अलावा डेल G नॉट फाइंड करना है। ये क्या है? एंथैल्पी चेंज, ये क्या है? एंट्रोपी चेंज, और ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। और सारी की सारी स्टैंडर्ड है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब डिस्कस इट्स स्पॉन्टेनिटी, मतलब बताएं कि क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। क्लियर है? वो वाली जो वैल्यूज हैं ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दी गई हैं सबकी। हमने क्या करना है कि सिर्फ इन सब का फार्मूला लिखना है और इसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं। एंथैल्पी चेंज का फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ डेल एच प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल एच रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मेशन ही हमने लिखनी है वैल्यू, तो फॉर्मेशन की वैल्यू देखो ऊपर दी गई है। हमारे पास प्रोडक्ट और ये है हमारे पास रिएक्टेंट। तो पहले प्रोडक्ट की वैल्यू है तो पहले कैल्शियम एंड सल्फेट की वैल्यू लिखेंगे कंबाइंड फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कैल्शियम की वैल्यू कितनी है? -543। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं -543.0 प्लस सम करना है ना, प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है कैल्शियम, फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? सल्फेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -907.5 प्लस फॉर्मूला में है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हमारे पास क्या है? ये है प्रोडक्ट माइनस अब सम ऑफ रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम सल्फेट और उसकी वैल्यू कितनी है? -1432.7 1432.7। तो आप सारी वैल्यू को हल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा -17.8 किलो जाउल। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एंट्रोपीज दी गई हैं। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट, अगेन कैल्शियम एंड सल्फेट जो है वो प्रोडक्ट है। कैल्शियम की एंट्रोपी कितनी है? -55.2। सल्फेट की एंट्रोपी देखो कितनी है? प्लस ये है +17.2। क्लियर? इसको आपने प्लस कर लेना है। उसके बाद आपने रिएक्टेंट की एंट्रोपी लिखनी है माइनस। रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम सल्फेट, और उसकी एंट्रोपी कितनी है? 106.7। ठीक है, तो अब आपने जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -1447। अब ये याद रखो ये जाउल केल्विन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलो जाउल में कन्वर्ट करना है। तो किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 1000 से
डिवाइड करेंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 0.1447। अब ये किलो जाउल और ये पर केल्विन है और यहाँ पे भी पर केल्विन होगा -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बाद हमने थर्ड क्या चीज फाइंड करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी। हमारे पास क्या है, डेल्टा H नॉट अभी हमने फाइंड किया, ये देखो -17.8। क्लियर, तो यहाँ लिखते हैं -17.8, बाद क्या है माइनस, ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो ऊपर मेंशन है 25, अगर आप यहाँ देखो ना ये 25, तो जब आपने 25 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो मीन्स आप क्या करोगे 25 प्लस 273 कर दोगे, ये डिग्री में है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। आपने टेम्परेचर केल्विन में ही लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 298 केल्विन है टेम्परेचर। क्लियर, और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा एस नॉट अभी हमने ये निकाली है ना वैल्यू, -0.1447 किस में है, ये किलो जाउल पर केल्विन में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केल्विन है, और अगर आप इसके साथ यूनिट देखो तो इसके साथ भी क्या है, किलो जाउल होगा। अब आप क्या करो बच्चों, इन सारी वैल्यूज को जब आप हल करते हो तो आपके पास आंसर आता है, पहले आप 298 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें -17.8 को ऐड कर दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा +25.3 किलो जाउल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.12, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल जी नॉट, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होगी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हेबर प्रोसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो डिस्कस इज स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, रिएक्शन हमें दिया गया है, हमने क्या करना है, हमने गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी है। क्लियर है। अब हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है और स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दी गई हैं। क्लियर है। तो हम अगेन हमने फाइंड क्या करना है, डेल जी नॉट। अगर हमने जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी है तो हमारे पास ये वाला डाटा होना चाहिए, हमारे पास एंथैल्पी चेंज होनी चाहिए और इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर तो चलो हमें दिया है और एंट्रोपी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं ना डेल जी नॉट। क्लियर। डाटा आपको बच्चे सारा गिवन है, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, अब आपने अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने डेल एच नॉट फाइंड कर लेना है, फिर डेल एस नॉट फाइंड कर लेना है, फिर जो है वो एंड पे ये फाइंड होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेल एच नॉट फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट्स। अब जो है वो वैल्यू लिखो। प्रोडक्ट हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, NH3, और NH3 की फॉर्मेशन जो है वो ये देखो दी हुई है -45.9। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है ना, आपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन जो मोल्स गिवन होंगे वो भी लिखने हैं। ये जो नाइट्रोजन है ये 1 मोल है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये 3 मोल है, यहाँ पे ये जो अमोनिया है ये 2 मोल है। तो प्रोडक्ट 2 मोल्स हैं, तो जो 2 लिखे हुए हैं वो हमने इस वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट में जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -45.9। क्लियर हो गया। अब उसके बाद प्रोडक्ट एक ही है वो हमने लिख लिया, अब रिएक्टेंट लिख लेते हैं माइनस। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और दोनों की जो फॉर्मेशन की वैल्यू है वो 0 है। क्लियर हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे 0 + 0 पुट करें तो आंसर अगेन हमारे पास 0 ही आएगा, और इसको जो है वो 2 को 45.9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 91.8 किलो जॉल, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में। क्लियर है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है बच्चों, हमारे पास ये आ गई है डेल्टा एच नॉट की वैल्यू। अब हम सेकंड में हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो है वो अब डेल्टा एस नॉट यानी एंट्रोपी फाइंड करनी है। और एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इसी के आगे वैल्यू लिख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NH3, और NH3 की एंट्रोपी देखो ये दी हुई है 193। ठीक है। अब अगेन 2 है अमोनिया, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 193, एक वैल्यू ये आ गई, माइनस रिएक्टेंट 2 है। ठीक है, और दोनों की एंट्रोपीज दी गई हैं, दोनों को प्लस कर लेना है। अब सबसे पहले नाइट्रोजन है, एक ही मोल है, तो जो एंट्रोपी की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 191.5 जाउल पर केल्विन। ठीक है, उसके बाद है प्लस, अब देखो हाइड्रोजन कितने मोल है, 3 है, तो मीन्स हाइड्रोजन की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 130.6। ठीक है, अगेन ये भी जो है वो जाउल पर केल्विन में ही मेजर होगा। क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, इसको जो है वो हल कर लेते हैं। आंसर आता है -197 जाउल पर केल्विन। क्लियर। तो ये इसमें आ गया है, हमें किस में इसको कन्वर्ट करना है,
किलो जाउल में। तो किलो जाउल के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। मींस हमारे पास ये जो -197 जाउल पर केल्विन की वैल्यू आई है, इसको हम करेंगे 1000 से डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.197 किलो जाउल पर केल्विन, ठीक है, माइनस में है। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी की। याद रखो बच्चों, स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास जाउल में आएगी, आपने उसको किलो में कन्वर्ट करना है, किलो जाउल में कन्वर्ट करना है। तो किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा आपने उसको 1000 से जस्ट डिवाइड कर देना है, ठीक है। मींस जब आपने जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो आपने 1000 से डिवाइड करना है, और जब आपने किलो जाउल से जाउल में जाना है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। अभी हमारे पास जाउल में आंसर था, हमने किलो में कन्वर्ट करना था, तो हमने 1000 से डिवाइड किया, हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को अप्लाई किया। अब हमारे पास देखो दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो डेल जी फाइंड कर सकते हैं। हमारा मेन कंसर्न बेसिकली यही था, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में जो वैल्यूज थी वो नहीं थी, तो पहले इसलिए हमें वैल्यूज निकालनी पड़ी। तो फार्मूला क्या है, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। टेम्परेचर जो है वो अगर आपको याद हो तो ऊपर 25 दिया हुआ है, तो हमने उस 25 को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन में 25 कितना होता है, 298। तो आप वैल्यू लिख लो यहाँ पे, डेल एच नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -91.8, ठीक है। अब उसके बाद देखो माइनस टेम्परेचर कितना है, 298 मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो है वो डेल एस नॉट की वैल्यू कितनी है, -0.197, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -33.1 किलो जाउल। तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल जी की वैल्यू। हमारे पास जो डेल जी नॉट की वैल्यू है वो क्या है, माइनस है। तो हमने क्या कहा था कि अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो हेबर प्रोसेस है इज स्पॉन्टेनियस। किस पे, टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना, तो उसके लिए मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्टेनिटी एंड टेम्परेचर चेंजेस। अच्छा, ऊपर हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, अगर आपको याद हो, दोनों में हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई की हैं, और आपने देखा होगा कि दोनों में टेम्परेचर हमने 25 ही रखा। तो टेम्परेचर के चेंज करने पे, रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने पे क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर तो 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हम केल्विन में ही टेम्परेचर लिखते हैं, जो बनता है 298, हमने क्या करना है कि इस 25 में हमने प्लस कर देना है 273, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 298, और आंसर केल्विन में आ जाएगा। अब ये डेल्टा जी नॉट, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है और ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है, लेकिन फर्क क्या है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होगी। जैसे नॉट का मतलब क्या होता है कि कंडीशन स्टैंडर्ड होती हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस ही हम अप्लाई करते हैं। और अगर आप उसके अलावा कोई भी टेम्परेचर पे आप डेल जी फाइंड करना चाह रहे हो, तब आप ये जनरल इक्वेशन लिखोगे। तो सिर्फ इतना फर्क है, अगर स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड के अलावा टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम ये जनरल टर्म यूज करेंगे। हम ये नॉट वाला साइन उस पर अप्लाई नहीं करेंगे जो कि स्टैंडर्ड स्टेट के लिए होता है। क्लियर है। और अगेन कंडीशन सेम वही होगी, रूल सेम वही होगा कि अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये डिग्री जो साइन है ऊपर, ये किस चीज को शो कर रहा है, दैट रेफर टू द सब्सटेंस इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, विच आर सब्सटेंस एट 1 atm एंड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्लियर हो गया। बट अगर आप किसी और टेम्परेचर पे गिब्स एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर दोगे। आपने सिर्फ ये जो डिग्री वाले साइन है ये यहाँ से हटा देने हैं। क्लियर है। तो इन जनरल टर्म डेल जी डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। और वैल्यूज का कॉन्सेप्ट वही होगा जो स्टैंडर्ड के लिए है। हमने ये पढ़ा कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अब यहाँ पे जो है वो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे तीनों वैल्यूज मेंशन है, ठीक है, और उसके अलावा उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। तो चलो देख लेते हैं। अगर हमारे पास एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, एंट्रोपी पॉजिटिव हो और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा टू ऑल टेम्परेचर। क्लियर, टू ऑल टेम्परेचर, ये याद रखना है आपने। अगर हमारे पास एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो, एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव हो, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो, तो इट मींस दैट रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस टू ऑल टेम्परेचर। एक चीज आप देखो, ऊपर वाले दोनों रिलेशन में एंथैल्पी चेंज और जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक जैसी है, एंट्रोपी चेंज है।
ठीक है। तो अब आपने इसको याद रखना है कि अगर इंट्रोपी पॉजिटिव हो, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है एट ऑल टेम्परेचर। क्लियर। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो एंट्रोपी नेगेटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। क्लियर। आ जाओ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे। अब अगर आपके पास एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव है, ठीक है, एंट्रोपी भी नेगेटिव है, अब ये ध्यान से देखो, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। ये याद रखना है। दोबारा देखो, अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, आंसर उसका नेगेटिव में आए, एंट्रोपी का आंसर नेगेटिव में आए, और जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। अब इसी से ऑपोजिट नीचे वाली डिस्क्रिप्शन होगी। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, अब नीचे दोनों पॉजिटिव कर दो। अब अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से याद रखनी है। एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, the term low temperature and high temperatures are relative. For a particular reaction, high temperature could means room temperature. Clear? तो बहुत से रिएक्शन के लिए जो हाई टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये जो लो और हाई टेम्परेचर है ये कोई पर्टिकुलर टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ रिलेटिव टर्म है। क्लियर हो गया। अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। प्रॉब्लम है 6.13। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करें गिब्स फ्री एनर्जी एट 1000 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन और डिस्कस करें उसकी स्पॉन्टेनिटी, मतलब रिएक्शन बताएं स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्वेश्चन हमें दी गई है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज भी मेंशन है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, बस एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मेंशन है जो है 178.0 किलो जॉल। इसके अलावा एंट्रोपी चेंज की वैल्यू दी गई है जॉल पर केल्विन में। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो जॉल में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो ये एंट्रोपी चेंज की हमारे पास डेल एस नॉट की वैल्यू होगी किलो जॉल पर केल्विन में। क्लियर है। इसी तरह टेम्परेचर अगर आप देखो तो टेम्परेचर 1000 है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को जो है वो चेंज करेंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस से हम इसको किस में करेंगे, केल्विन में, तो प्लस कर देंगे 273, तो यहाँ पे आ जाएगा 1273 केल्विन। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड उसी फार्मूला से करोगे, बट आपने जो स्टैंडर्ड वाली फॉर्म्स है वो हटा देनी है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसने 1000 खुद बताया है, तो अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे नॉट लगाते हैं, वो हटा देंगे। ठीक है, फार्मूला वही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डेल एच हमारे पास कितना है 178, तो यहाँ पे देखो 178.0 माइनस टेम्परेचर कितना है 1273। ठीक है। और इसके अलावा डेल एस कितना है, मल्टीप्लाई 0.1604। अब आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 204.2। अब इसका आंसर आ जाएगा 178.0। इसको हल करोगे तो क्या बनेगा -26.2 किलो जॉल। मैंने आंसर लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब जरा जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना उसके अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरह हमारे पास जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो भी क्या है, पॉजिटिव। अब हमारे पास जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या आई है, नेगेटिव। क्लियर। अब जरा स्टेटमेंट देखो, अगर हमारे पास एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव हो, एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव हो, और गिब्स फ्री एनर्जी चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है एट लो टेम्परेचर बट स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे खुद बताओ टेम्परेचर कितना है, 1000, हाई है ना, तो इस टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होता है एट हाई टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट किस टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। अगर आप सिर्फ डेल जी को ही देखो, ऊपर वाली वैल्यू ना भी देखो, डेल जी जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो इसीलिए रिएक्शन हमने कह दिया कि वो स्पॉन्टेनियस है। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।